हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं भूगोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। तो आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने इसके सभी पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखा है तो उसका जो प्लेलिस्ट है भूगोल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके उसे वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों में जो पहला महत्वपूर्ण लघु प्रश्न है वो ये है कि जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है कैसे, या फिर यह सवाल हो सकता है कि जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। दुर्लभ का अर्थ होता है कीमती संसाधन है। तो इसका उत्तर देखते हैं। कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले जल में हुई, यानी ऐसी मान्यता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो पहले जल में हुई और तब स्थल पर यानी कि ज़मीन पर। जल का अर्थ ही जीवन है, यानी जल का जो पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो जीवन भी आता है। तो जल का अर्थ ही जो है वो जीवन माना जाता है। पेड़ पौधों, फसलों और जीव जंतुओं का अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। विविध घरेलू कामों में जल का उपयोग तो किया ही जाता है। कल कारखानों और औद्योगिक नगरों सहित सभी मानव बस्तियों में जल की आपूर्ति आवश्यक होती है। जल से विद्युत उत्पन्न करने वाले और जल के विस्तृत क्षेत्रों में जैसे झीलों, सागरों और महासागरों में यातायात मार्ग बनाए जाने के कारण भी इसका महत्व बढ़ा है। तो जल का जो महत्व बड़ा है वो झीलों, सागरों और महासागरों में यातायात मार्ग, यानी आने जाने के लिए एक सागर से दूसरे सागर और एक महासागर से दूसरे महासागर में मार्ग बनाया गया है, जिससे कि इसका महत्व बढ़ा है। बड़े बड़े जलाशयों से सिंचाई का काम भी लिया जाता है, जैसे नदी, नहर, तालाब आदि हैं, उससे सिंचाई का काम भी लिया जाता है, यानी कि पौधों को पानी पटाने का काम भी लिया जाता है। सिंचाई के बल पर विश्व के कितने ही देश, कितने ही भागों में उन्नत कृषि का विकास किया जा सका है। यानी सिंचाई से जो है वो विश्व के अनेक देशों में उन्नत कृषि यानी अच्छी कृषि का विकास किया गया है और वहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। अब कृषि का विकास बढ़ेगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है, या फिर जल एक महत्वपूर्ण दुर्लभ संसाधन है, यानी कि कीमती संसाधन है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो ये होगा कि भारत में जल के जो निम्नलिखित जो प्रमुख स्रोत हैं, तो देखते हैं कौन कौन से जो स्रोत हैं वो प्रमुख स्रोत हैं। तो सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जल के प्रमुख स्रोत, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो नदी यानी कि रिवर जो है वो जल का एक प्रमुख स्रोत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्ट्रीम यानी कि बांध, नहर यानी कि नहर। तीसरे नंबर पर जो है वो है रिजर्वेयर यानी कि बांध। तो बांध जो है वो तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो चौथा नंबर पर है, या फिर इसे हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहें तो रेन यानी कि जो मानसून है, मानसून का अर्थ होता है बारिश, या जो है सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है। उसके बाद अगला जो है वह है तालाब, तालाब यानी कि पॉन्ड। और फिर आगे देखेंगे, आगे जो है वह है नल, नल या चापाकल जो है वह भी एक महत्वपूर्ण जल का स्रोत है। और फिर आगे देखते हैं तो कुआं, कुआं भी एक महत्वपूर्ण जल के स्रोत हैं। और उसके अलावा एक झील भी जो है वो जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत में जो है वो जल के महत्वपूर्ण, बहुत से महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हम जल हासिल करते हैं। अब आगे 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जल संकट से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि स्वीडन के जल संसाधन विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार, यानी कि ये जल संसाधन के विशेषज्ञ हैं तो कहाँ के, तो स्वीडन देश के हैं। यदि आप मैप में स्वीडन को देखें तो यह जो है यह यूरोप का एक कंट्री है, या आपको नज़र आ रहा होगा यह जो है यह स्वीडन देश है। यह जो है यह स्वीडन देश है। के अनुसार, फॉल्कन मार्क के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर की दर से जल का उपलब्ध न हो
तो इसे जल अभाव माना जाएगा। यानी कि यदि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1000 घन मीटर भी जल का उपयोग न किया जाए तो इसे जल अभाव माना जाएगा। तो जल एक कीमती और दुर्लभ संसाधन है, यानी कि यह एक बहुत ही कीमती संसाधन है। इसका उपयोग सुनियोजित ढंग से किए जाने की आवश्यकता है, यानी कि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष में किसी समय यह बहुत अधिक उपलब्ध होता है तो कभी कभी दुर्लभ भी हो जाता है। यदि हम बरसात के समय देखें तो जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस वक्त जो जल होता है वो बहुत ही अधिक उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में देखें तो यह दुर्लभ हो जाता है, यानी कम उपलब्ध होता है। तो आगे है कि देश के शुष्क प्रदेशों में जल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान। तो आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान जो है वो यहाँ पास है, राजस्थान यहाँ पास है, जहाँ जल की सबसे अधिक संकट जो उत्पन्न होता है वो राजस्थान में ही होता है, क्योंकि यहाँ जो है यह यहाँ मरुस्थल है। यह जो राज्य है यह पूरी तरह से मरुस्थल वाला राज्य है और इस राज्य में जो है वो थार मरुस्थल स्थित है, थार मरुस्थल। और वहीं यदि हम देखें तो बाढ़ की स्थिति में जल की विनाशकारी लीला देखी जाती है, यानी कि बहुत ही विनाशकारी लीला देखी जाती है। बाढ़ से ज़्यादा पानी आ जाता है तो साथ ही सुखाड़ की स्थिति में भी, तो सुखाड़ की स्थिति में भी विनाशकारी लीला यह देखी जाती है कि पानी की कमी हो जाती है। उपलब्ध जल के उपयोग की योजना बनाना नितांत आवश्यक है, यानी कि बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम अब भविष्य में जल संकट उत्पन्न ना हो सके, ताकि हम जल संकट से बच सकें। तो यह था इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, कि भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो भारत के 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहला जो है वह है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरा नंबर पर है हीराकुंड परियोजना और चौथे नंबर पर जो है वह है कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है। अब 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल का वितरण किस प्रकार है। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इसका उत्तर देख रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, यानी कि पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है कुल भूभाग का वह जल से आच्छादित है और बाकी 29% जो है वह है टापू यानी महाद्वीप है, स्थल है। तो पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, परंतु इस जल का जो 97% भाग है वह महासागरों में पाया जाता है। यानी जो 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक तथा हिंद महासागर, इन्हीं में जो है 97% जल का हिस्सा पाया जाता है। यह हमारी बुनियादी ज़रूरतों, पीने, नहाने, सिंचाई इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह जो पानी होता है महासागर का यह खारा होता है, जिसे हम न पी सकते हैं, न नहा सकते हैं और न ही सिंचाई के लिए उपलब्ध कर सकते हैं। क्यों खारा होता है, यानी कि इसमें नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिस वजह से फसल भी इससे अच्छी नहीं होगी और ना ही इसे हम पी सकते हैं, जो कि नुकसानदायक है पीने पर। पीने लायक मीठा पानी जल जल मात्रा का मात्र 2.5% है, यानी कि अगर 97% देखें तो 2.5% जो है, 2.5 से 3% वो पीने लायक पानी है। परंतु इसका भी 70% जो है पीने लायक पानी का भी, जो मीठा जल है, इसका भी जो 70% भाग है वो कुछ ही क्षेत्रों में अधिक है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका तथा हिमालय जैसे हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में है। शेष 30% से थोड़ा सा कम, यानी विश्व शेष जो 30% है, इन इलाकों को छोड़ करके शेष जो 30% जल है वो विश्व के अन्य देशों में पाया जाता है। थोड़ा सा कम ही नदी विश्व के अन्य देशों के नदी, तालाब भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, यानी पाया जाता है, जिसके कुछ भाग का उपयोग हम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जल जो है किस प्रकार एक दुर्लभ और कीमती संसाधन है और इसकी मात्रा कितनी कम है। ऐसे तो जल तो बहुत अधिक है, लेकिन इसका जो मीठा जल है वो 2.5 से 3% तक ही है। तो जो उपयोगी जल है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए जल को बचाना अति आवश्यक है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जल को बर्बाद ना होने दें और उसकी रक्षा करें और उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। छठा प्रश्न है कि जल किस प्रकार एक नवीकरणीय संसाधन है।
तो जल एक नवीकरणीय संसाधन भी है और एक चक्रीय संसाधन भी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो नवीकरणीय टिक मारेंगे, नहीं तो चक्रीय संसाधन है। अगर देखा जाए तो यह जो है चक्र की तरह है, पहले बारिश से यह बरसता है ज़मीन में और फिर ज़मीन से रिस करके ये समंदर में चला जाता है और फिर समंदर से जो है भाप बनकर के ऊपर जाता है। तो इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो जल जो है एक चक्रीय संसाधन भी है और नवीकरणीय संसाधन भी है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि जल किस प्रकार एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका उत्तर होगा कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि इसको हम नवीकरणीय संसाधन मान सकते हैं। तो क्यों मान सकते हैं? प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि ऊपर से बरसता है, धरती के भीतर जाता है, फिर भाप बन के ऊपर जाता है और फिर बरसता है, जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों यानी कि जो कंपनी आदि में करते हैं। उद्योग का मतलब होता है कंपनी आदि। फिर वह जल नाले नालियों द्वारा किसी नदी तक पहुँचता है और या पृथ्वी में रिस जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसकी मात्रा असीमित है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो जल जो है से उसकी मात्रा जो है वो सीमित है। यदि हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी का जो टोटल भूभाग का 71% जो भाग है वो जल से आच्छादित है और उसका 97% भाग जो है वो महासागर में है। तो सागर से ही जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है और वही जो है धरती पर बरसता है। तो इसकी मात्रा जो है वो कभी कम नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।